चलिए, केमिस्ट्री में आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। पहले तो समझिए ये थर्मोडायनेमिक्स जिसका मीनिंग होता है आपका ऊष्मा गतिकी, यानी कि ऊष्मा की गति, थर्मोडायनेमिक्स। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमको जानना जरूरी है। अगर ये आप नहीं सीख पाते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स बना हुआ है ये बेसिकली हमारा कौन सा भाषा है, ग्रीक वर्ड है। द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और वो ग्रीक भाषा आपका क्या है, थर्मस से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है थर्मल एनर्जी। यानी कि थर्मल का मतलब होता है ऊष्मा और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा, थर्मस का मतलब हुआ। एंड डायनेमिक्स का मतलब हुआ कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कि ऊष्मा का ऊर्जा का बदलना, परिवर्तन होना, आपका क्या कहलाता है, डायनेमिक्स कहलाता है। समझ में आया बात? अब थोड़ा सा और आगे देखें कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को अगर डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखे, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। थर्मोडायनेमिक्स साइंस का ही एक क्या है, ब्रांच है। व्हिच आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें बहुत सारी एनर्जी का क्या होगा, परिवर्तन होगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें स्टडी करेंगे, एक दूसरे में क्या होगा, परिवर्तन होगा, इनटू ईच अदर एंड देयर रिलेशनशिप, और उसके बीच में क्या संबंध है उसको भी क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। ठीक, ये आपका ये जो देखें ये फिजिक्स की लैंग्वेज में था। किसके लिए था ये, फिजिक्स के लिए था। समझ पा रही है? अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारा जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं आता है तब तक वो हमारा केमिस्ट्री नहीं हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स तो है, लेकिन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमको क्या चाहिए, रिएक्शन चाहिए, केमिकल रिएक्शन चाहिए। समझ में आ गया? तो ये आपका ये जो दो टर्म आपने पढ़ा ये किसके लिए था, फिजिक्स के अकॉर्डिंग्स में था, फिजिक्स के अनुसार था। ठीक, लेकिन आगे देखिए ये है आपका केमिस्ट्री। देख लीजिए केमिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, अंडर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी चेंज आर मेनली स्टडीज इन केमिकल रिएक्शन। जब आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो वहां का एनर्जी विशेषकर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उसी को हम लोग इन डेप्थ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। समझ में आ गया? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। क्या बात समझ पाई? किसको कहते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स? जब आप किसी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, और वो एनर्जी आपका क्या होगा, चेंज होगा। और किस तरह से चेंज हो रहा है, किस रूप में चेंज हो रहा है, कहां पर चेंज हो रहा है, उसको इन डेप्थ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। वही आपका क्या कहलाएगा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगा। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें कि आपके पास में क्या है, कार्बन है। ठीक, अब इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में क्या कर देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, मतलब इग्निट करा देते हैं, हीट दे देते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देती है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के साथ में आपको क्या देता है, हीट देता है। लकड़ी क्या है आपका, कार्बन है। हवा की उपस्थिति में उसको क्या करते हैं, आप जलाते हैं तो वहां से धुआं उठता है। वो धुआं क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन साथ में आपको क्या देता है, हीट देता है। समझ में आ गया? तो इसका डेफिनेशन क्या कहा गया कि हम किसका चेंजेस के बारे में बात करेंगे, हीट के चेंजेस के बारे में बात करेंगे।
और हम लोग स्टडी किसके बारे में करेंगे? केवल हीट के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमको स्टडी नहीं करना है। समझ में आया? अगर स्टडी करना चाहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत सारा चीज बनता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड से कोको कोला में मिला सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से आप काजल बना सकते हैं जो आंख में लगाते हैं। वो नहीं समझ में आया? लोग बात अभी कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं करेंगे, सिर्फ हमको क्या स्टडी करना है? हीट के बारे में स्टडी करना है। समझ पाई? और एक आध एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इधर चीज आप देख लीजिए, आपके पास में क्या है? मीथेन है। ये मीथेन है। इसको भी हवा की उपस्थिति में क्या करते हैं हम लोग? बर्न करा देते हैं, जला देते हैं। तब क्या होगा? बोलिए। चलिए, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा और क्या बना देगा? पानी बना देगा। ठीक, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा और CO2 बना देगा और साथ में क्या दे देगा आपको? हीट दे देगा। समझ में आ गया? हमको स्टडी किसको करना है? केवल हीट को करना है। अनेकों रूप है हीट, और इसी को हम इन डेप्थ क्या करेंगे? इस चैप्टर पे स्टडी करेंगे कि ये हीट हमारा कैसे क्या होता है? चेंज होता है। ये इसका डेफिनेशन यही लिखा हुआ है। एनर्जी चेंज आर मेनली स्टडीज इन केमिकल रिएक्शन। एनर्जी एक वर्ड आया है यहाँ पे, क्या? एनर्जी। आपको पता होगा हीट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आपका हीट निकल रहा है तो ये हीट को आप किसके नाम से जानेंगे? एनर्जी के नाम से जानेंगे, क्योंकि हीट हमारा एनर्जी का ही दूसरा रूप है। समझ पाए क्या? और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो और एग्जाम्पल लिख लीजिए। मान के चलिए ये आपके पास में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जनरली पानी के साथ में क्या करा देते हैं? रिएक्शन करा देते हैं तो ये कुछ भी नहीं देता है, सिर्फ क्या दे देगा आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। पानी में घोले ना तो पानी क्या बना दिया? सॉल्यूशन। और इस समय में भी थोड़ा बहुत क्या निकलता है? आपका हीट निकलता है। देखिए, समझ पा रहे हैं? और हीट निकला मतलब वहां से एनर्जी निकल रहा है। चाहे इतना हम नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा एनर्जी वहां से निकल रहा है, लेकिन जो भी निकल रहा है एनर्जी के रूप में ही हीट बाहर हो रही है। समझ पाई बात को? चलिए आगे पहले देख लेते हैं। एक वर्ड आया हुआ है, क्या? एनर्जी। एनर्जी का डेफिनेशन आपको पता है? क्या कहते हैं? एनर्जी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ये आप जानते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डू वर्क, है ना? लिख दे। एनर्जी इज द कैपेसिटी नोन एज एनर्जी। इसका सीधी सी मतलब क्या हुआ कि हीट एनर्जी का दूसरा रूप है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफर हीट। समझ पाई? हीट में वो कैपेसिटी है कि वो एनर्जी के रूप में क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, बदल सकता है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एनर्जी ही कहेंगे। समझ पाई? अब यहाँ पे एनर्जी आई है तो एनर्जी हमारा दो प्रकार का होता है, आपको पता है नहीं है? बेसिकली हमारा एनर्जी कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला टाइप का एनर्जी को आप क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और दूसरी प्रकार का एनर्जी को आप क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गया? आप काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में तो ऑलरेडी मास होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। और उस मास के साथ में जब वो वेलोसिटी करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। समझ पाई? और पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे? किसी बॉडी के अंदर पे स्टोरेज एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि मान के चलिए हम 50 किलो का वजन को उठा सकते हैं,
तो 50 किलो वजन उठाने का एनर्जी कहाँ पे है? मेरी बॉडी में के अंदर है। कहाँ पे स्टोर है? बॉडी के अंदर स्टोर है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। समझ पाई होगी बात? आया समझ में? काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? जब किसी बॉडी में क्या हो जाए? वेलोसिटी हो जाए मास के साथ। और ये जानते हैं जब मास है तभी वेलोसिटी होगा, और जिसका मास नहीं है उसके पास में कोई वेलोसिटी नहीं होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये आप जानते भी होंगे, इसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है। समझ पा रही है? और ये पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखेंगे? चलिए mgh तो लिखेंगे, लेकिन इसको डेफिनेट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? हमने क्या कहा कि कौन सा एनर्जी है? ये क्या है? बॉडी के अंदर पे जो स्टोर एनर्जी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गया? आपने यहाँ पे खड़ा है हुए हैं, ठीक ना? तो आपके अंदर पे जो एनर्जी है वो आपका क्या कहलाया? पोटेंशियल एनर्जी कहलाया। आप दौड़ना शुरू किए, समझ में आ गया? तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी एनर्जी को क्या कर दिए? एक वेलोसिटी दे दिए, और वो एनर्जी आपका क्या कहलाया? काइनेटिक एनर्जी कहलाया। अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता तो आप वेलोसिटी दे पाते? नहीं पाते। कोई बीमार वाला आदमी को धकेल दो तो चलता है कि चलेगा? वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उनको पता है कि पहले तो उसके अंदर पे पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी लाएगा किधर से? समझ पा रही है? तो क्या लिखे हम इसको? द एनर्जी stored in the body are known as potential energy। जो एनर्जी हमारा कहाँ पे स्टोर है? बॉडी पे स्टोर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चलिए आपको एग्जांपल देते हैं हम, ठीक? कि आपके पास में 2 ग्लास है। चलिए यहां से समझाते हैं। आपके पास में 2 ग्लास है, ये ग्लास है। इस ग्लास में आप क्या भर दिए? पानी, ठीक? अब एक ग्लास को आप थोड़ा सा ऊपर लेके रख दिए, यहाँ पे लेके रख दिए। चलिए ये ग्लास ए है और ये ग्लास बी है। बी ग्लास को आप ऊपर लेके रख दिए, ये बी ग्लास है। इस बी ग्लास को आप क्या करके रख दिए? ऊपर लेके रख दिए। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये बॉडी है या नहीं है? ये बॉडी है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन अब ग्लास बी को क्या कर दिए हैं? और एनर्जी दे दिए हैं। दिए या नहीं दिए? यहाँ से उठा के आप ऊपर लेके गए, मतलब अब उसमें एनर्जी तो लगाए ना? लगाए कि नहीं लगाए? वो तो वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर हुआ? इस बॉडी पे स्टोर हुआ। अब कैसे स्टोर हुआ उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जब आप इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं? सिंपली छेद कर देते हैं। समझ में आया? तो यहाँ से छेद करते हैं तो यहाँ से पानी आपका नीचे की ओर आएगा या नहीं आएगा? और यहाँ पे अगर आप डायनेमो लगा दें तो आपको कुछ मात्रा में एनर्जी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा? क्या ये ग्लास को छेद कीजिएगा तो आप वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर पाएंगे या कुछ भी एनर्जी जनरेट कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये नीचे है, और जब ये क्या है? ऊपर है। ऊपर ले जाने में आप क्या खर्चा किए? एनर्जी खर्चा किए। तो वो जो एनर्जी खर्चा किए वो एनर्जी आपको देगा रिटर्न में। समझ पाई बात को? तो देखिए यहाँ पे एनर्जी कितनी तरह से हमारा क्या हो रहा है? बदल रहा है। थोड़ा सा आप वर्क डन करते हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है? बदल रहा है। समझ में आ गया? चलिए थोड़ी सी इसका हम यूनिट की बात करें। यूनिट ऑफ एनर्जी सबको पता है क्या होता है? जूल होता है। लिख ली? लेकिन ट्रेडिशनल जो इसका यूनिट होता है, ट्रेडिशनल जो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? यूज करते हैं। लिख भी देते हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल यूनिट क्या होता है इसका?
कैलोरी होता है। याद रखिएगा, एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है, जबकि ट्रेडिशनल यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है। अगर ये दोनों का यूनिट जूल और कैलोरी है तो दोनों के बीच में कुछ संबंध होगा? नहीं होगा? होगा। तो क्या संबंध है आपका? ये संबंध है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? बताइए, नहीं पढ़े? हाँ जल्दी बोलिए। 4.184 कैलोरी के बराबर होता है। आप याद रखेंगे ये पॉइंट, फिजिक्स में भी आप पढ़ चुके हैं शायद। वहां पे आप अर्ज में भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्ज होता है। अगर आप अर्ज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। लिख पाएंगे? हाँ। हो गया इतना सा? देखते हैं थोड़ा सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ये क्या कहता है उसको? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर रिलेटेड टू एनर्जीज। ये किससे रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड है। एंड आर डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ कि आपका एटम, मॉलिक्यूल्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, वो सब क्या है? आपका माइक्रोस्कोपिक है। आर लार्ज, अगर ये सब एक जगह क्या हो जाए, बहुत भारी संख्या में मिल जाए तो मेड अप मेनी मॉलिक्यूल्स, तो क्या बनाएगा? बहुत सारा मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर देगा। ये आपको पता है, बहुत सारा एटम्स एक जगह मिला तो क्या होगा? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा। होगा या नहीं होगा? और बहुत सारा मॉलिक्यूल्स एक जगह अगर मिल गया तो क्या किसका बनाएगा? कोई पदार्थ का निर्माण कर देगा। समझ में आ गया? जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। समझ में आ गया? मैक्रो का मतलब क्या हुआ? बड़ा। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ? जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो पदार्थ दैट आर लार्ज मेड अप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारा क्या मॉलिक्यूल्स बना सकता है। एटम और मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएगा? कोई मैक्रो सिस्टम बना सकता है, कोई मैक्रो बड़ा पदार्थ का निर्माण कर सकता है, ये बोल रहे हैं। और वो किसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है? जिससे वो बना हुआ है, उसका मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर जिस तरह से है, उसका एटम्स का बिहेवियर जिस तरह से है, उसी तरह से उससे बना हुआ पदार्थ का बिहेवियर होगा। ये कहता है थर्मोडायनेमिक्स का नियम। क्या मेरा बात समझ पा रही है? नहीं समझ में आया? मान के चलिए कि आपके पास में चीनी समझ रहे हैं ना, उसका छोटे छोटे बहुत सारा कण है। अब आपको पता है कि चीनी का बिहेवियर क्या है? मीठा लगना। अब उससे बना हुआ इतना बड़ा आप कोई पदार्थ ले लें तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा? खट्टा, मीठा ही रहेगा। तो यही बोल रहा है ये कि अगर कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना हुआ है और उस एटम या मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर जैसा होगा, वैसा ही बिहेवियर किसका होगा? जो इससे बना हुआ बड़ा पदार्थ का होगा, जैसे कि मैक्रो। समझ पाई? ये कौन कहता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ पा रही है? चलिए आगे ध्यान से देखिए। देयरफॉर द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका यह मतलब हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स का नियम कैन बी अप्लाइड टू ऑल इवेंट दैट ओकर इन नेचर। अब यहाँ पे एक छोटी सी हम बात कर लेते हैं किसका? सिस्टम का। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम तो आपको आसानी से समझ में आता होगा। ध्यान से देखिए किसको कहते हैं? टू चूज। चूज का मतलब चुनना। द ऑब्जेक्ट टू स्टडी फॉर थर्मोडायनेमिक्स कॉल्ड सिस्टम। ये पूरा आपका ब्रह्मांड में से आप कोई एक ऑब्जेक्ट को चुनते हैं, ठीक? क्या करने के लिए? थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करने के लिए। वही आपका क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। क्या मेरा बात समझ पाई? चलिए ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा इन डेप्थ समझाते हैं आप लोगों को। मान के चलिए
कि आपने एक गिलास लिया, ठीक, अब इस गिलास में क्या है, आपका पानी है। समझिएगा मेरा बात को, इस गिलास में क्या है, पानी है। अब इसमें से इस पानी को स्टडी करने के लिए क्या किए हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, केवल पानी को, ना कि गिलास को। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पानी को। तो यहाँ पे सिस्टम आपका कौन है, पानी। यहाँ पे ग्लास आपका सिस्टम नहीं है। सीधी सी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, टू चूज द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप चुनते हैं टू स्टडी फॉर थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी का अध्ययन करने के लिए, वही क्या कहलाता है, आपका सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे आप किसको ऑब्जर्व करने के लिए चुने, पानी को, कि पूरा ग्लास और पानी को चुने, दोनों को आप नहीं चुन सकते हैं, सिर्फ एक को चुन सकते हैं, या ग्लास को चुन सकते हैं या पानी को। अगर ग्लास को चुनते हैं तो आपका सिस्टम ग्लास होगा, अगर पानी को चुनते हैं तो आपका सिस्टम पानी होगा। क्या मेरा बात समझ में आई? सिस्टम किसको कहते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट आप चुनते हैं क्या करने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करने के लिए, वही आपका क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। बात आया समझ में? मान के चलिए कि ये घर है, ठीक है ना, ये हम लोग का इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पे ये बल्ब को उठा रहे हैं, क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। किसका स्टडी करने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स का, कि वहां से कितना हीट निकल रहा है और कितना हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है। अब पूरा यहाँ पे घड़ी लगा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा फैन लगा हुआ है, ये सब चीज को तो आपने नहीं उठाया, किसको उठाया, बल्ब को। तो बल्ब आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। आप समझ पाई? ना घड़ी सिस्टम कहलाएगा, ना पंखा सिस्टम कहलाएगा। जिस चीज को आप चुने स्टडी करने के लिए, वही आपका क्या कहलाया, सिस्टम कहलाया। अब बात समझ में आई? थोड़ा सा थर्मो डायनेमिक्स चेंज सिस्टम। चलिए क्या बोला ये, थर्मोडायनेमिक्स चेंज डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। आपने जो सिस्टम चुना है उसका शुरुआती स्टेट क्या है, ठीक, और उसका आखिरी स्टेट क्या है, इसके ऊपर केवल वो डिपेंड करता है। बीच में किससे क्या लेना देना है, उससे थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं है। समझ पाई? जब एग्जांपल में चलेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन इसको पहले आप समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, कि थर्मोडायनेमिक्स चेंज डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। आपका शुरुआती स्टेट क्या है, आपने जो सिस्टम का मतलब समझ में आ गया होगा, कि वो ऑब्जेक्ट जिसको आप थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए चुनते हैं, तो उसका शुरुआती स्टेट, शुरुआती अवस्था क्या है और फाइनल का अवस्था क्या है, इसके ऊपर पे कौन डिपेंड करता है, केवल थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड करता है। क्या मेरा बात समझ पाई? चलिए ध्यान से देखिएगा। आपने यहाँ पे ग्लास लिया था और ग्लास में क्या लिए थे आपने, पानी लिया था। तो आपने स्टडी करने के लिए किसको चुना, पानी को चुना था, ठीक, किसको चुने आप, पानी को चुने। अब पानी का क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। कैसा स्टडी करेंगे, कि इसका शुरुआत में कैसा स्टेट है और फाइनल में क्या स्टेट है। समझ पा रही है? और इस दोनों का जो वेरिएशन निकलेगा, मतलब कुछ अंतर तो निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा। उसी को हम लोग यहाँ पे किसके नाम से जानेंगे, डेल्टा एच के नाम से जानेंगे, यानी कि हीट के नाम से जानेंगे, एनर्जी के नाम से जानेंगे। समझ पा रही है? चलिए, आपने अभी स्टडी करने के लिए वाटर को चुना, ठीक, जब आपने वाटर को चुना तो ये वाटर अभी किस केस में है, लिक्विडिटी केस में है। समझ में आया? अब थोड़ी देर बाद में यही वाटर को आप गैस के रूप में पाएंगे। हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, गैस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका शुरुआती स्टेट क्या था, लिक्विड, लेकिन फाइनल में क्या बन गया, ये गैस बना, नहीं बना, बना। मतलब
इसमें कितना एनर्जी आपको लगा चेंज होने में? बताइए, कितना एनर्जी लगा? नहीं लगा कुछ? लगा। तो कितना एनर्जी लगा, मेरा सवाल। एनर्जी के लिए आप डेल्टा एच का प्रयोग करते हैं कि बिना एनर्जी का ही ये चेंज हो गया? थर्मोडायनेमिक्स में किसका स्टडी करते हैं? एनर्जी कन्वर्जन का। एनर्जी किस तरह से बदल रहा है, चेंजेस हो रहा है उसका। तो यहीं पे तो वही चीज है, यहाँ पे कुछ अलग एनर्जी है, यहाँ पे कुछ अलग एनर्जी है, और एनर्जी बदला तो इसका स्टेट क्या हो गया? बदल गया। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। नहीं है? मान के चलिए कि इसका एनर्जी को हम H से रिप्रेजेंट करती हैं, इसका एनर्जी को हम क्या लिख देते हैं? HL लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ लिक्विड स्टेट। समझ पाई? इसको हम लिख देते हैं Hg, एनर्जी ऑफ गैस स्टेट। तो डेल्टा H कितना बताइए? तो डेल्टा H कितना? Hg माइनस HL, इतने ही ना एनर्जी? नहीं समझ में आया? इसमें से इसका एनर्जी को आप घटा दीजिएगा तो उतना ही एनर्जी का अंतर है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी का अंतर होगा। समझ पा रही है मेरा बात? इसको आप पहला स्टेट लीजिए, इसको दूसरा स्टेट ले लीजिए। तो यहाँ पे डेल्टा एच अगर इस केस में लिखना चाहें तो कैसे निकालेंगे डेल्टा एच? एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट। क्या लिखा हुआ है? यही तो लिखा हुआ है, इनिशियल और फाइनल। फाइनल में आप इनिशियल को घटा दीजिए, आपका एनर्जी निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? आया। समझ पा रही है मेरा बात? अगर मान के चलिए इसको आप रिएक्टेंट मानते हैं, क्या मानते हैं इसको? रिएक्टेंट, और इसको क्या मान लेते हैं? प्रोडक्ट। होगा नहीं? ये वाला भाग आपका क्या है? रिएक्टेंट, उधर का भाग क्या है? प्रोडक्ट। तब इस केस में डेल्टा एच क्या होगा बोलिए तो? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि हमको पता है कि रिएक्टेंट के पास में क्या होता है? एनर्जी कम होती है, जबकि प्रोडक्ट के पास में एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो कितना एनर्जी ज्यादा है उसके हम उसको घटा देंगे तो वो एनर्जी हमको निकल जाएगा। डेल्टा एच का मतलब वही तो है। समझ पाई? यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे क्या डिपेंड करता है? आपका थर्मोडायनेमिक्स चेंज डिपेंड करता है। अब इसके बीच में क्या हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है। समझ पाई? चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस को समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर या नियम के आधार पर एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी आपका केमिकल अभिक्रिया कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द गिवन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। कि थर्मोडायनेमिक्स का जो नियम है उस नियम के आधार पर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको वहां पे क्या दिया हुआ रहना चाहिए? टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन दिया हुआ रहना चाहिए। और आप चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझा देते हैं आपको फिर से। मान के चलिए कि आपके पास में, ध्यान से देखिए, ए नंबर पे हम क्या ले लेते हैं? कार्बन। बी नंबर पे ले लेते हैं वाटर। सी नंबर पे ले लेते हैं CO2 और डी नंबर पे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? H2। अब यहाँ पे आपसे सवाल कि बताइए यहाँ से आप कहां से किस किस केस से आप हीट जनरेट कर सकते हैं? बताइए किस किस केस से आप हीट जनरेट कर सकते हैं? पानी से हीट जनरेट कर सकते हैं? क्या पानी से हीट जनरेट होगा? अब हीट देंगे तब हीट होगा ना। अब हीट दे रहे हैं, जनरेट कहाँ कर रहे हैं? हाँ, ये कार्बन से होगा और कार्बन डाइऑक्साइड से होगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड से होगा?
मेरा सवाल कि आप किससे यहां से हीट प्रोड्यूस कर सकते हो? मेरा सवाल कि हीट आप दे के प्रोड्यूस करेंगे नहीं, कि उसको रिएक्शन कराने पर वो हीट प्रोड्यूस करेगा, ये मेरा सवाल है। चलिए बताइए। ये तो नहीं करेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं करेगा, ये H2 करेगा। एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पे हम छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं कार्बन का। ठीक, कार्बन को आप क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ में लेके चलते हैं, तो आपको क्या मिलता है, CO2 प्लस हीट मिलता है। क्या समझ पाई या नहीं समझ में आया? लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप हीट देते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या दिए, हीट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको क्या मिलता है, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलता है। तो दोनों में कितना फर्क है? ये हीट प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, जबकि आप इसको हीट दे रहे हैं तब वो बना रहा है। समझ में आया? तो देखिए ये और क्या मेरा बात समझ पाई है, पकड़ पाई बात को? तो यहाँ पे दोनों में से किसका एनर्जी ज्यादा, किसका एनर्जी ज्यादा, किसका एनर्जी ज्यादा? कार्बन का एनर्जी ज्यादा। नहीं, वो हमको एनर्जी दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी जिसके पास में ज्यादा है वो देता है और जिसके पास में एनर्जी नहीं है वो लेता है। तो ये एनर्जी ले रहा है, ये एनर्जी दे रहा है। तो एनर्जी किसके पास ज्यादा, HCl के पास में ज्यादा, किसके अपेक्षा में, CO2 के अपेक्षा में। समझ पाई बात को? चलिए दूसरा इंपॉर्टेंस में देखिए, थर्मोडायनेमिक्स सो दैट केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑन द गिवन कंडीशन। थर्मोडायनेमिक्स का जो नियम है ये बता देता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन कितनी देरी पे कंप्लीट हो जाएगा। समझ पा रही है? तीसरा नियम, वेरियस लॉ ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कैन बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर बहुत सारे फिजिकल और केमिकल नियम हम लोग निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का हम लिमिटेशन देखते हैं। पहला लिमिटेशन क्या कहता है उसको ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का नियम, अप्लाई ओनली मैक्रो सिस्टम, जो क्या होता है, बड़ा होता है, वही सिस्टम में केवल ये क्या होता है, अप्लाई होता है। एंड नोट अप्लाई इन माइक्रो सिस्टम, जो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स है इसमें आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज हमने पहले भी देखा था। समझ पा रही है बात? दूसरा लिमिटेशन ये क्या कहा उसको भी ध्यान से देखिए। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन स्पीड। अब कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन कितना स्पीड के साथ में हो रहा है इसका भी इंफॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स का नियम नहीं दे सकता है। समझ पाई? ये कितना स्पीड के साथ में आपका रिएक्शन हो रहा है उसको वो नहीं देगा। बेसिक टर्म एंड कॉन्सेप्ट, सम बेसिक टर्म एंड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हो गया? yes, पहला नंबर सिस्टम, सम बेसिक टर्म एंड कॉन्सेप्ट। सिस्टम, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर पे आपने वाटर रखा, ठीक। अब आपने वाटर रखा, इस वाटर का टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। अब इसके चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर है, हवा है कि नहीं हवा है, तो इधर का टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। क्या मेरा बात समझ पाई? अब ये क्या है, आपका वाटर है H2O। अब यहाँ पे क्या घटनाएं घटेगी,
वाटर का हम स्टडी कर रहे हैं। वाटर का टेम्परेचर क्या है, हाई है, और बाहर का टेम्परेचर क्या है, लो है। तब इस केस में क्या होगा ये बोलिए कि ये टेम्परेचर हमारा अंदर की ओर आएगा या ये टेम्परेचर बाहर की ओर आएगा? जल्दी बोलिए। हायर टू लोअर, यानी कि ये वाटर का हीट किधर आएगा, सराउंडिंग की ओर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ पा रही है बात को? तो यहाँ पे आप किसका स्टडी किए, ग्लास का स्टडी किए या पानी का स्टडी किए? ग्लास थोड़े हीट था, कौन हीट था? पानी था। तो स्टडी आपने किसको किए? पानी को। तो ये पानी यहाँ पे आपका क्या कहलाया, सिस्टम कहलाया। समझ में आ गया? और ये कब तक ट्रांसफर होगा, कब तक ये हीट ट्रांसफर होगा इधर? जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। बराबर ना हो जाए का मतलब कि यहाँ का हीट और इधर का हीट बराबर ना हो जाए, अप टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये कब तक ट्रांसफर होगा, हीट कब तक ट्रांसफर होगा? अप टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ पाई? ये देखिए ग्लास है कि नहीं? यहाँ पे वाटर था या नहीं था? अब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा था, ट्रांसफर। किधर ट्रांसफर? बाहर की ओर। बाहर तो आ रहा था हमारी एनर्जी। ये आपका क्या कहलाया, सिस्टम। कौन? केवल वाटर। क्या ग्लास यहाँ पे सिस्टम है? नहीं है। तो ग्लास यहाँ पे किसका नाम से जाने जाएंगे इसको? ये पूरा इसका चारों ओर का एरिया इसका क्या कहलाया, सराउंडिंग कहलाया। यहाँ तक ग्लास भी इसका क्या है, सराउंडिंग है, पानी को छोड़ के। समझ पाई? हाँ। ये एनर्जी है, हीट है, मतलब क्या है ये, एनर्जी। क्या एनर्जी लिखेंगे तो समझ पाएगी ना? ठीक, बाहर की ओर आ रहा है, हाई टू लो। हो गया? लिखिए, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सिस्टम, द स्पेसिफिक पार्ट हो गया? चलिए ध्यान से देखिए इधर। द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, उसका एक छोटा सा भाग, दैट इज सिलेक्टेड, जिसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, टू स्टडी, क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। क्या स्टडी करेंगे? एनी टाइप ऑफ चेंज, अगर उसमें किसी प्रकार का बदलाव है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक, आगे ध्यान से देखिए। द रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो आपने छोटा सा पार्ट चुना स्टडी करने के लिए सिस्टम, उस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का जितना बाकी बचा हुआ भाग आपका क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। समझ में आ गया? इसका क्या मतलब कि यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। मतलब यूनिवर्स हमारा दो चीज से बना हुआ है, सिस्टम और सराउंडिंग। समझ पाई?